हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, और आज के लेक्चर में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड्स मॉडल। तो बोर्ड्स मॉडल के बारे में आपने पढ़ा था कि वो उन्हीं एटम या आयन के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2+ आयन, बेरिलियम 3+ आयन। ये सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, कैल्शियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा बोर थ्योरी है वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम जीमैन इफेक्ट करते हैं, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम स्टार्क इफेक्ट करते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखिए होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि बोर मॉडल में जो एनर्जी है वो एक तरह से डिपेंड करता है Z² अपॉन N² पे। ठीक है, बोर मॉडल में एनर्जी डिपेंड करता है Z²/N² पे। लेकिन देखा गया है कि अगर एटम या आयन को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डिफरेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एटम से आयन को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी अलग अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी अलग अलग है, तो अगर ग्राउंड स्टेट तक आएंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन को इमिट करेंगे। तो अगर फोटोन का वेवलेंथ अलग अलग होगा तो स्पेक्ट्रल लाइन भी अलग अलग होगा। तो बोर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी क्यों अलग अलग हो जाता है। तीसरा है बोर मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कैसे एटम्स आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं। चौथा है, ये आपको बताए थे कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है अगर तेज स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो वो उसके हम क्या कर सकते हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट मोमेंटम को हम एक साथ बता नहीं सकते। तो वही चीज है, आपको पता है बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, लेकिन हमको पता है इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बोर मॉडल में बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन सर्किल में रिवॉल्व करता है, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर लिया है, इलेक्ट्रॉन इसी सर्किल पे है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाइजेनबर्ग के अनुसार इलेक्ट्रॉन को हम एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उसका हम स्पीड और पोजीशन दोनों एक साथ नहीं बता सकते हैं। लेकिन बोर मॉडल में हमने इसको प्रेडिक्ट कर लिया था, जो कि इसको वायलेट करता है। और लास्ट है, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन के सिर्फ पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा आप पढ़े थे डी ब्रोगली वेवलेंथ कि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करेगा, पार्टिकल भी और वेव भी। मतलब एक तरह से बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को निगेट किया। अब है ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल वही है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही आया है। बोर मॉडल में हम ऑर्बिट का बात करते थे, ऑर्बिट का बात करते थे, इसका मतलब हम बोलते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। कि हाइजेनबर्ग बोलता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इस रीजन में लोकेटेड। हम प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे। हम एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, 90% है, 95% है, लेकिन हम 100% नहीं बोल सकते हैं। 100% बोलने का मतलब है हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर लिए हैं। और हाइजेनबर्ग ने स्ट्रिक्टली बोला था कि हम इलेक्ट्रॉन के स्पीड और पोजीशन दोनों को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ऑर्बिटल बात करता है प्रोबेबिलिटी का, किसका बात करता है, प्रोबेबिलिटी का। सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड रीजन है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। वही है, ऑर्बिटल आया है वेव मैकेनिकल अप्रोच के अनुसार। ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का, किसका बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी। जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ऑर्बिट एक सर्कल शेप में है, एक तरह से ऑर्बिट 2D है। क्या है, 2 डायमेंशन, लेकिन ऑर्बिटल 3D होता है। क्या होता है, 3D एक तरह से। ध्यान रखिएगा ऑर्बिट के अनुसार इलेक्ट्रॉन 2D में होता है, लेकिन ऑर्बिटल के अनुसार इलेक्ट्रॉन 3D में होता है।
यही है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। सिमिलरली ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है प्लेनर मोशन, प्लेन में होता है कि ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशनल मोशन। और ऑर्बिट का शेप क्या होता है, सर्कुलर या डिस्क लाइक। और ऑर्बिटल का शेप फिक्स नहीं होता, अगर एस ऑर्बिटल है तो शेप स्फेरिकल होगा, पी ऑर्बिटल है तो शेप डम्बेल होगा, डी ऑर्बिटल है तो शेप क्लोवलिप होगा, एफ ऑर्बिटल का काफी कॉम्प्लेक्स शेप होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब है वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, और इसका डिस्कवरी किया था श्रोडिंगर ने 1927 में। और ध्यान रखिएगा जो वेव मैकेनिकल मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर पे बेस्ड है, मतलब पार्टिकल नेचर भी वेव नेचर भी। ये इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर बेस्ड है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। और इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में 3 डायमेंशनल मूवमेंट कर रहा है। हाँ, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ध्यान रखिएगा साई जो है, आपको देखिए इलेक्ट्रॉन वेव है तो साई एम्पलीट्यूड है वेव का। साई क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको बताए थे वेव में, तो साई है एम्पलीट्यूड वेव का। और ये d2 है वो एक तरह से डबल डिफरेंशिएशन। देखिए डबल डिफरेंशिएशन होता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, dy/dx आप पढ़े थे फिजिक्स में। देखिए क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन मान लीजिए y इक्वल टू है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है मान लीजिए कोई फंक्शन, तो आपको पता है dy/dx हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, और d2y/dx2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन है तो वो क्या हो जाएगा 6x। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे d2/dx2 है वो एक वेव फंक्शन है, उसका डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा साई होगा, मिस है यहाँ, मिसिंग है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर साई होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू z 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इनटू e माइनस v साई इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन का एक तरह से वेक्टर है, इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होगा मैथ्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे कि अगर 2D में किसी पार्टिकल को लोकेट करना होता है तो हमको या फिर चाहिए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, या डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन और एंगल थीटा। थीटा मतलब क्या है, जो पोजीशन वेक्टर है वो x एक्सिस या y एक्सिस बना रहा हो। सिमिलरली 3D में अगर किसी पार्टिकल को लोकेट करना होता है तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, या r डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन, एंगल विथ एनी टू ऑफ द एक्सिस। यहाँ थीटा और फाई ध्यान रखिएगा, ये थीटा है, मिस्टेक हो गया है, ये थीटा है, थीटा है, ध्यान रखिएगा। तो ये है एंगल विथ 2 एक्सिस, ये मान लीजिए यहाँ पर ये है आपको y एक्सिस है, ये है आपको x एक्सिस, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेक्टर है, ये वेव फंक्शन एक तरह से। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E है टोटल एनर्जी, V है पोटेंशियल एनर्जी, H है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, x y z आपको पता हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है इलेक्ट्रॉन का जो लोकेट करता है डिस्टेंस को, और साई है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई एक तरह से वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का, ये भी फंक्शन है, ये भी y, ये y इक्वल टू x की एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से साई भी एक वेव फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अराउंड न्यूक्लियस। और ध्यान रखिएगा क्योंकि वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको मिलता है सेट ऑफ नंबर्स जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। क्या क्या मिलता है, एनर्जी ऑफ एटम्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। और ध्यान रखिएगा जो टोटल 4 क्वांटम नंबर है, कितने क्वांटम नंबर है 4, इसको हम आगे से पढ़ेंगे। और क्वांटम नंबर एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। क्वांटम नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है एटम में, और क्वांटम नंबर की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर सकते हैं एटम
क्वांटम स्पीड। सबको पता होगा, अगर किसी को आपके घर लेकर भेजना है तो आपको एड्रेस से भेजेगा। उसी तरह से अगर एटम के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है तो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? क्वांटम नंबर्स का। तो क्वांटम नंबर्स एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। तो 4 क्वांटम नंबर जैसे कि बताए थे, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको पता भी होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन होता है ऑर्बिट, है ना, पढ़े ना आपने ऑर्बिट नंबर एन, के एलिमेंट। तो अगर के सेल है तो n1 होगा, l सेल है तो n2 होगा, m सेल है तो n3 होगा, n सेल है तो n4 होगा। तो वही ऑर्बिट नंबर है। और आप पढ़ चुके हो, जैसे कि आप पढ़े हो, जैसे कि रखिएगा बोर मॉडल में आप पढ़े थे, बोर मॉडल पढ़े थे, याद होगा आपको, ये तो याद होना चाहिए, तब तो याद होना चाहिए। R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा। सिमिलरली बोर मॉडल आप ये भी पढ़े थे, E इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, मतलब देख सकते हो आप, ठीक है ना, n पे एनर्जी डिपेंड करता है। तीसरा है, हाँ ये तो आप क्लास 9th में पढ़े थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इक्वल टू 2n स्क्वायर। जैसे कि आप पढ़े थे, K सेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में होता है 18 इलेक्ट्रॉन और N सेल में होता है मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। ये पढ़े थे क्लास 9th में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। दूसरा है एजीमुथल, जिसको हम सब्सिडियरी ऑर्बिटल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। किस रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से, ध्यान रखिएगा। स्मॉल एल से को रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखिएगा जो एल का वैल्यू है वो लाइक करता है 0 से n-1। ध्यान रखिएगा एल का वैल्यू लाइक करता है आपको 0 से n-1 तक। जैसे कि अगर हम बात करें के सेल, तो आपको पता है के सेल में n क्या होता है 1, तो एल कहाँ लाइक करेगा? 0 तो इंक्लूडिंग होगा, n1 है तो 0 to 1-1 केवल 0 होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें एल सेल, तो एल सेल में क्या होता है 2, तो एल क्या होगा? एक तो 0 हो जाएगा, 0 to n-1, तो 2-1 क्या हो जाएगा 1, तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। उसी तरह बात करेंगे एम सेल, एम सेल में n क्या होता है 3, तो 0 to n-1 यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और लास्ट में एन सेल, एन सेल के लिए n क्या होता है 4, तो 0 to n-1 यानी कि 0, 1, 2 और 3। अब देखिए जो एल अगर 0 हो तो रिप्रेजेंट करता है एस सबसेल को। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको याद रखना है। ये पिन कोड की तरह, इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि एल 0 है तो एस सबसेल होगा। सिमिलरली एल 1 है तो वो क्या होगा? पी सबसेल, याद रखना पड़ेगा। एल 0 तो एस सबसेल, एल 1 तो पी सबसेल, एल 2 तो डी सबसेल और एल 3 तो कहते हैं एफ सबसेल। ध्यान रखिएगा एल 0 तो एस सबसेल, एल इक्वल टू 1 तो पी सबसेल, एल इक्वल टू 2 तो डी सबसेल और एल इक्वल टू 3 तो एफ सबसेल, याद रखिएगा। हाँ एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अभी बताए हम, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए हम एम है, अभी बताए थे आपको हम, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं एम सेल लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं एम सेल। एम सेल में क्या होता है? के एल एम, N3 होता है, N3 होता है तो क्या होगा? एल क्या हो सकता है? 0 to n-1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और एल 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस को। ये किसको कर रहा है? पी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी को। और N3 है, मतलब ये पूरा इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? एक तरह से कह सकते हैं 3s, तो इसका बात करें तो पूरा हो जाए N3 है ना, 3s मतलब थर्ड सेल में है, थर्ड सेल में है, थर्ड सेल में है। तो देखिए चाहे हम 3s का बात करें, चाहे हम 3p का बात करें, चाहे 3d का बात करें, तीनों थर्ड सेल में ही है, लेकिन सबसेल s है, p है और d है। और अगर हम बोर मॉडल का बात करें तो बोर मॉडल में एनर्जी केवल n पे डिपेंड करता था। किस पे डिपेंड करता था? n पे। लेकिन ध्यान रखिएगा बोर मॉडल किसके एप्लीकेबल था? जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम के एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन अगर हम बात करेंगे पोटेशियम का या कैल्शियम का या आयरन का, तो 3s, 3p, 3d तीनों का एनर्जी सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी सिर्फ n पे नहीं l पे भी डिपेंड करता है। तो किसमें l ज्यादा? इसमें l क्या है? डी के लिए l क्या था 2,
P के लिए क्या था 1, S के लिए क्या था 0। तो अगर हम एनर्जी का ऑर्डर बात करें तो 3s लेस देन 3p लेस देन 3d। तो ध्यान रखिएगा अगर n सेम है तो जिसके लिए L ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, अगर n सेम है तो जिसके लिए L का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर n सेम है जिसके लिए L का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। अच्छा ध्यान रखिएगा L से हमको ऑर्बिटल का शेप भी मिलता है, L से ऑर्बिटल का शेप मिलता है। जैसे देखिए L इक्वल टू 0 होता है तो मिलता है S ऑर्बिटल का शेप जो कि होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फीयर की तरह होता है, कहता है स्फीयर की तरह। L इक्वल टू 1 है तो बताते हैं p ऑर्बिटल, p सेल, p सब सेल या p ऑर्बिटल, और उसका शेप होता है डम्बेल। आगे पढ़ेंगे हम लोग सबका शेप, टेंशन मत लीजिए, नाम याद रखिए। S इक्वल टू 0 स्फेरिकल शेप, L इक्वल टू 1 तो आपको क्या हो गया p ऑर्बिटल, तो क्या होगा डम्बेल शेप। L इक्वल टू 2 तो d ऑर्बिटल, उसका होता है क्लोवलिफ्ट शेप। और L इक्वल टू 3 तो वो है f ऑर्बिटल और उसका शेप काफी कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे सिलेबस के बाहर है। तो ध्यान रखिएगा L से हमको ऑर्बिटल्स का या सबसेल का शेप भी पता चलता है। L से क्या क्या मिलता है, एक तरह से अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला। L से हमको मिलता है कि n का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। L रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को, L रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को भी अगर n सेम हो, और L ऑर्बिटल्स के शेप को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ वही चीज। अब हाँ L से ये भी पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा L से ये भी पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 4l + 2, क्या वैल्यू है इस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा 4l + 2। वो पर्टिकुलर सबसेल में मैक्सिमम हो सकते हैं 4l + 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देख लो आप, है ना, S के लिए 0 है तो 4 × 0 + 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। P के लिए क्या है 1 तो 4 × 1 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। D के लिए क्या है 2 तो 4 × 2 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। F के लिए L क्या है 3 तो 4 × 3 + 2 14 इलेक्ट्रॉन। G के लिए L क्या है 4 तो 4 × 4 + 2 18 इलेक्ट्रॉन। H के लिए L क्या है 5 तो 4 × 5 + 2 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, 1 के लिए केवल S सबसेल एग्जिस्ट करेगा, 2 के लिए S और P, 3 के लिए SPD, 4 के लिए SPDF और 5 के लिए SPDFG। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि कितने मैक्सिमम सबसेल होते हैं वो n पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू n। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल, देखिए ध्यान रखिएगा सेल था क्या KLMN n = 1 2 3 4 और सबसेल क्या था SPDF। फिर से सेल था KLMN या n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 और सबसेल क्या SPDF। तो एक सेल में n = 1 में एक सबसेल, n = 2 में 2 सबसेल, n = 3 में 3 सबसेल, n = 4 में 4 सबसेल, n = 5 में 5 सबसेल। और लास्ट है इससे मिलता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखिएगा ऑर्बिटल बता चुका अभी, ऑर्बिटल S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल। तो जब ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फिर से सुनिए, ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है जिसको कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा होता है √L × L+1। क्या है √L × L+1 × h/2π। ये h/2π रूट के बाहर है। जैसे S ऑर्बिटल के लिए L क्या लिखे रखेंगे 0, P ऑर्बिटल के लिए L क्या रखेंगे 1, D ऑर्बिटल के लिए L क्या रखेंगे 2, F ऑर्बिटल के लिए L क्या रखेंगे 3। तो डायरेक्टली से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, S के लिए L 0, P के लिए L 1, D के लिए L 2, F के लिए L 3। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम M या ML। क्या है M या ML। और ध्यान रखिएगा ये एक तरह से आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है। क्या रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन स्पेस में। ध्यान रखिएगा जो M का वैल्यू लाई करता है -L to +L। क्या लाई करता है -L to +L इंक्लूडिंग 0। फिर से M का वैल्यू लाई करता है -L to +L इंक्लूडिंग
जीरो, जैसे कि एल इक्वल टू जीरो, क्या है एल इक्वल टू जीरो, तो कौन सा सबसेल है एस, तो एम क्या होगा माइनस जीरो टू प्लस जीरो, तो इक्वल से जीरो ही हो गया, एम इक्वल टू जीरो। तो एम इक्वल टू जीरो का मतलब सिर्फ एक ओरिएंटेशन है, क्या है एक ओरिएंटेशन, इसीलिए एस सबसेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, क्या होता है एक ऑर्बिटल, ध्यान रखिएगा। एम एक का सिर्फ एक वैल्यू है, एक वैल्यू का मतलब है एक ही ओरिएंटेशन, इसीलिए एस सबसेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है। उसी तरह से एल अगर वन रखें, एल इक्वल टू वन किसकी होता है पी के लिए, तो वैल्यू क्या रहेगा माइनस वन टू प्लस वन इंक्लूडिंग जीरो, मतलब माइनस वन जीरो प्लस वन, फिर से एम का वैल्यू करता है माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो, तो पी के लिए एल क्या है वन, तो एम का क्या होगा माइनस वन जीरो प्लस वन, तो कितना वैल्यू हो गया तीन ना, तो तरह से पी सबसेल में तीन ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसलिए पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल, जितना ओरिएंटेशन उतना ऑर्बिटल, तो पी सबसेल में तीन ओरिएंटेशन है इसलिए तीन ऑर्बिटल है, उनका नाम भी है पी एक्स पी वाई पी जेड, सबका डायग्राम आगे पढ़ना है। पी सबसेल में तीन ओरिएंटेशन और नाम है पी एक्स पी वाई और पी जेड। उसी तरह से डी सबसेल के लिए एल होता है टू और एम हो सकता है माइनस टू जीरो माइनस वन प्लस टू, फिर से एल होता है टू, तो एम हो सकता है माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, यानी कि पांच ओरिएंटेशन का मतलब हो गया डी सबसेल में पांच ऑर्बिटल। उसी तरह से अगर हम एफ सबसेल का बात करें, एफ सबसेल के लिए एल होता है थ्री, तो एम क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, तो सात ओरिएंटेशन है, मतलब सात ऑर्बिटल। लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, ये बहुत सबसे सिंपल क्वांटम नंबर है, जैसे कि वो पता होगा जिस तरह से अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रोटेट करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो रोटेशन कैसा हो सकता है दो तरह का, या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे दो रोटेशन शो कर सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे तो एस प्लस हाफ लेते हैं जनरली, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो क्या लेते हैं माइनस हाफ। ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज मतलब प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस हाफ, लेकिन अगर आप चाहें, कोई फिक्स रूल नहीं है फिर से, लेकिन आप चाहें तो क्लॉकवाइज माइनस हाफ हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज प्लस हाफ। बाई कन्वेंशन क्लॉकवाइज प्लस हाफ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ, लेकिन ये फिक्स रूल नहीं है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो उससे भी एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, जिसको कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला है रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई, ये क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और एस होता है प्लस हाफ, एस माइनस हाफ नहीं हो सकता क्योंकि रूट ओवर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में रूट ओवर नेगेटिव से वो कोई मतलब नहीं है, तो एस यहाँ पे हमेशा प्लस हाफ होगा। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई, और एस होगा प्लस हाफ, एस क्या होगा प्लस हाफ। अब चाहे तो वैल्यू पुट करके याद भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए, दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि n इक्वल टू 3 में कितने ऑर्बिटल होंगे, n इक्वल टू 3 में टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आप देख सकते हैं n इक्वल टू 3 में l क्या क्या होगा 0 1 2, क्या होगा 0 1 2। अच्छा, और 0 किसके लिए होता है l, s के लिए, 1 किसके लिए होता है p के लिए, 2 किसके लिए होता है d के लिए, ठीक है। और आपको पता है एस सबसेल वही पड़े, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल, पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल, डी सबसेल में पांच ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए 1 प्लस 3 प्लस 5। फिर से सुनिए, n इक्वल टू 3 में l होगा 0 1 2, n इक्वल टू 3 में l होगा 0 1 2, n इक्वल टू आपको 3 है तो l होगा 0 1 2, 0 मतलब एस सबसेल मतलब एक ऑर्बिटल, पी सब 1 मतलब पी सबसेल मतलब तीन ऑर्बिटल, डी सबसेल मतलब पांच ऑर्बिटल, टोटल कितना 5 प्लस 3 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 9। इसलिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर, ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल इक्वल टू क्या होता है n स्क्वायर।
फिर अगला है रिप्रेजेंट करना है आपको एसपीडीएफ नोटेशन से, तो n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 1, आपको पता है l इक्वल टू 1 मतलब p सबसेल तो 2p, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, तो l 0 मतलब क्या हो गया s, तो क्या हो गया 4s, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3 मतलब d, l इक्वल टू 3 मतलब f, क्या हो गया f, तो 5f, और l इक्वल टू 2 मतलब d, तो क्या हो गया 3d। ठीक है, तो सिंपल है काफी। लास्ट टॉपिक आज का ये है शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो आप देखिए ये है एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रहता है, स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट होता है ना, तो क्या हो गया स्फेरिकल। सिमिलरली ये है पी सबसेल, पी सबसेल में आप देखिए यहाँ पे आपको जो लोब है, ये एक तरह से लोब कहते हैं, ध्यान रखिए इसको लोब कहते हैं, इसको हम लोब कहते हैं, जो आपको इसको हम लोब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए सिंपल है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने, ये लोब्स होते हैं, क्या होते हैं लोब्स। तो ये आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो पी एक्स होगा, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग होता तो पी वाई, और जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो पी जेड। आप पढ़े एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो पी एक्स, वाई एक्सिस मतलब पी वाई, जेड एक्सिस मतलब पी। और ये है डी सबसेल, तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, तो एक्स और वाई, एक्स और वाई का मतलब है, देखिए जो लोब है यहाँ पे, देखिए यहाँ लोब जो है बिटवीन आपको एक्सिस लाई कर रहे थे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे था आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और जो लोब लाई कर रहे थे अलोंग एक्सिस, लोब लाई कर रहे थे अलोंग एक्सिस। यहाँ पे जो आप देखिए अगर डी का बात करें, सिंपल है, डी में जो लोब लाई करता है बिटवीन द एक्सिस, क्या होगा बिटवीन द एक्सिस। तो अगर ये एक्स वाई रख दें तो ये डी एक्स वाई होगा, क्या होगा डी एक्स वाई, नाम याद रखिए डी एक्स वाई है। सिमिलरली अगर इसको वाई जेड रख दे, जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए वाई जेड है तो ये हो जाएगा डी वाई जेड। सिमिलरली अगर एक्स जेड है तो जाएगा डी एक्स जेड। और यहाँ देखिए अलोंग जेड एक्सिस है, क्या है अलोंग जेड एक्सिस है, और एक डिस्क है, क्या है डिस्क। हाँ, फिर से सुनिए, अलोंग जेड एक्सिस है और एक डिस्क है, जिसको कहते हैं डीजेड स्क्वायर, क्या है डीजेड स्क्वायर। और लास्ट में है आपको एक, ये स्पेशल केस है, ऐसा सोच लीजिए, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों है, स्पेशल केस है, अलोंग एक्स एक्सिस भी है वाई एक्सिस भी है, इसको कहते हैं हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो लोब लाई करता है अलोंग एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी, डीजेड स्क्वायर में लाई करता है इलेक्ट्रॉन आपको एक तरह से अलोंग जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन में एक डिस्क है, क्या है डिस्क। डी एक्स वाई में जो लोब लाई करता है बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, डी एक्स जेड भी बिटवीन एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, और डी वाई जेड भी बिटवीन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आज के लिए इतना ही है, अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के साथ जो असाइनमेंट अटैच्ड है उसको कर लीजिएगा। असाइनमेंट में जो भी